स्टूडेंट, अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं mRNA के ट्रांसक्रिप्शन वाले। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, mRNA तो बना लिया था, लेकिन मैंने उसमें बताया था जो आपका mRNA बना उसी mRNA के हम hnRNA कहेंगे, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब कहते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए क्यों कहेंगे? क्योंकि पता है जो ह्यूमंस में होता है, यानी जो यूकैरियोट्स में होते हैं, हम तो लोग क्या है, यूकैरियोटिक हैं। जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनके सेल में कुछ डीएनए में ऐसे हिस्से होते हैं जो हमारे लिए, जो हम प्रोटीन बना रहे हैं उस जिसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे काट के हमें निकालना पड़ता है। तो ठीक है, हम देखते हैं आखिर अब इसमें क्या काट के, कैसे डीएनए में काट के निकालना है। तो हम बात करते हैं पहले प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, इसमें दो स्ट्रैंड लिए मैंने डीएनए के, ठीक है। एक 5 to 3, दूसरा 3 to 5। तो 3 to 5 क्या होगा, ये टेम्पलेट होगा, ठीक है। टेम्पलेट ये स्टैंड होगा, ये कौन सा होगा, कोडिंग स्टैंड, ऊपर नीचे लिख दिया गया है। तो 3 to 5 तो को याद होगा। तो को यहाँ पे ये बताया गया है कि इनके इनके बीच का रीजन क्या है, कोडिंग रीजन। कोडिंग मतलब जहाँ पे डीएनए आपका जीन प्रेजेंट होगा जिसके एक्चुअली हमें रीडिंग करनी है। तो उससे हमने एमआरएनए बनाया। और यहाँ रखना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें किसी प्रकार की स्प्लाइसिंग मतलब किसी चीज़ काटने छाटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा वो आपका एक्चुअल एमआरएनए होगा, उसमें किसी प्रकार की प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, जो आपका प्रोकैरियोटिक एमआरएनए बने उसमें किसी प्रकार की प्रतिलेखनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी सही होता है। इसमें एक इसके साथ साथ एक बेनिफिट और है, पता है, जो आपका प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एक साथ एक से अधिक प्रोटीन बनाने वाले जीन को ले जाने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। एक्चुअली में क्या है, जो पहले जीन का यूज किया था अब उसके स्थान पे सिस्टोनिक का भी यूज करने लगे हैं। सिस्टोन एक्चुअली में जीन ही है, ऐसा डीएनए को इतना टुकड़ा जो कोई प्रोटीन बनवा सके, दैट इज सिस्टोन, उसे सिस्टोन बोल दिया गया। तो ये पॉलीसिस्टोनिक का वर्क कर सकते हैं, यानी एक साथ कई जीन से प्रोटीन बनाने वाले जीन को कैरी कर सकते हैं। तो इसमें क्या, ये जीन निरंतर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये निष्क्रिय भाग इसमें नहीं होता है, इसमें कोई निष्क्रिय भाग नहीं होता कि तुम्हें काट के उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये एक साथ एक से अधिक प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक एमिनो अम्ल की श्रृंखला का संकेत कर सकते हैं, यानी एमिनो अम्ल ही आपके प्रोटीन, देखो ढेर सारे एमिनो अम्ल मिलते हैं, ढेर सारे एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल मिलते हैं, प्रोटीन बनती है। एमिनो अम्ल कहाँ होते हैं भैया, एमआरएनए से ही एमिनो अम्ल बनते हैं। एमआरएनए कहाँ से आते हैं, डीएनए से। हम ऐसा कर सकते हैं, एक से अधिक जीन जो कि प्रोटीन बनाए उसकी कैरी करने में प्रोकैरियोट सक्षम होते हैं, यानी अगर एक बार डीएनए से आप एमआरएनए बना रहे हो तो चांसेस हैं ये एक से अधिक, मान लो इसे 3, ये अधिक दूसरा प्रोटीन बनाएगा या दूसरा प्रोटीन बनाएगा, दूसरा प्रोटीन बनाएगा, यानी एक साथ 3 प्रोटीन बनाने वाले जीन को ये कैरी कर सकता है, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट में सिर्फ एक बार में एक ही जीन जाएगा, एक ही प्रोटीन की वो सिंथेसिस कर सकेगा। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में किसी प्रकार के यूकैरियोटिक जो होते हैं, एक बार में एक तरह के प्रोटीन बनाने वाले जीन को ही ले जा सकता है, जिसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। मोनो मतलब एक, सिस्टोन मतलब जीन को ले जाए जो प्रोटीन बनवाए। प्रोकैरियोटिक पॉलीसिस्टोनिक, पॉली मतलब ढेर सारे, सिस्टोनिक मतलब जीन, जीन जो प्रोटीन बनवाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीसिस्टोन यानी एक से अधिक जीन को ले जाने में सक्षम हो। अब कहते हैं डीएनए के कुछ खंड में, यूकैरियोटिक डीएनए के कुछ खंड में एक्सॉन होते हैं, कुछ खंड में इंट्रॉन होते हैं। इंट्रॉन हमारे काम का नहीं है, इंट्रॉन को काट के निकालना पड़ता है, इसी को स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब हुआ क्या, एक्सॉन इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एक्चुअली में हुआ क्या, पहले जब प्रोकैरियोट्स थे तो उस समय टेम्परेचर देखो, अर्थ जब बना उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उसका धीरे धीरे कम आया हालांकि। तो उस समय जो प्रोकैरियोट्स बने थे वो हाई टेम्परेचर में रेजिस्टेंट थे। मान लो मतलब उस समय टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहा हो, धीरे धीरे आते जब 100 डिग्री सेल्सियस आया तब प्रोकैरियोट बन गए हों। तो उस समय जो आपके प्रोकैरियोट थे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर रहते थे। इसका मतलब है उसमें जो रिएक्शन चलते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर चलते थे, यानी अब जो एंजाइम थे वो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करते थे।
अगर एंजाइम 100 डिग्री सेल्सियस काम करते थे, यानी डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन से एंजाइम, यानी प्रोटीन ही आपके एंजाइम होते हैं। यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस बन सकते थे एंजाइम, और एंजाइम 100 डिग्री सेल्सियस पे एफिशिएंसी से काम कर सकते थे। लेकिन जब आपके नेचर में देख रहे हो आप, 40 से 42 या 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतने कम टेम्परेचर है। तो अब जो हमारे बॉडी में एंजाइम बन रहे हो, ये 30 35 या 40 45, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 45 तक अच्छा कार्य करेंगे। उसके बाद इनकी इफिशियंसी एंजाइम की कम होने लगती है। एंजाइम पता है ज़्यादा टेम्परेचर दे दो वो डिग्रेड, टूटने लगते हैं, क्योंकि एंजाइम होते हैं प्रोटीन के आप ज़्यादा गर्म कर दो टूटने लगते हैं। तो आपके एंजाइम एक प्रकार से एंजाइम ही कह सकते हो, एंजाइम आपके टूटने लगते हैं ज़्यादा टेम्परेचर देने पर। तो अब क्या हुआ, आपके जो आपके डीएनए होगा, तो उस समय जो आपके जीन थे, जो आपके एंजाइम बना रहे थे, अब उनमें हल्का चेंज हुआ। आज के जो ह्यूमंस हैं, अब इनमें जो एंजाइम है वो कम टेम्परेचर पर काम करने वाले बन रहे हैं। यानी उस समय जो बैक्टीरिया थे, क्योंकि जो बैक्टीरिया थे, इसी से लगभग प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का जन्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ये मतलब केमिकल इवोल्यूशन से जो मतलब ढूंढा जा चुका है, मतलब हर एक चीज़ सारी खोज हो चुकी हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, हमको उससे नहीं मतलब है, हम ये देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट है उससे यूकैरियोट बने हैं। तो प्रोकैरियोट में जो जीन 100 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम बनाने वाले जीन थे, वो आपको जो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या हुए, वो धीरे कंडेंस हो गए, मतलब एक जगह सिकुड़ गए। आपके जो यूकैरियोट्स में हैं उनका कोई काम नहीं। तो जो इंट्रॉन के रूप में आए, जिन्हें इंट्रॉन हमको काट के निकालना है, ये इंट्रॉन एक्चुअली उस समय एंजाइम बना रहे थे जिनकी ज़रूरत अब नहीं है, तो इन्हीं को काट के हमें निकालना होता है। अब जो एग्जान है ये हमारे काम के हैं, इन्हें हमें इकट्ठा करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करना होता है। इसमें हम यही बस यही देखने वाले हैं, कुछ नहीं है। तो इस समय आरएनए, तो एचएनआरएनए पहले बनता है। तो एचएनआरएनए उस बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस यानी विषमांगी, न्यूक्लियर मतलब केंद्र की, आरएनए मतलब आरएनए ही होता है, ठीक है। तो विषमांगी केंद्र की जो बनता है एचआरएनए, इसे हम प्रोसेसिंग करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इंट्रॉन को काट कर निकालना है, एक्जान को जो बचे हुए उसमें जोड़ना है, और फाइनली एमआरएनए को बनाना है। अब हम देखते हैं कैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब हुआ क्या, ये मैंने माना डीएनए है प्रोकैरियोट का, तो 2 स्टैंड है। ये ना समझ लेना, ये जो है आपका ये एक ही स्टैंड है, कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा मोटा बना दिया ताकि आप समझ सको। तो ये इंट्रॉन एक्सॉन इन सब का कॉन्सेप्ट, तो ये आप बिल्कुल इसके लिए ऐसा ना सोचना कि ये डबल स्टैंडर्ड, भैया सिंगल स्टैंडर्ड ही है। समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा मोटा बना दिया है। अब ये आपका डीएनए था, ये इंट्रॉन रीजन जो हमारे किसी काम का नहीं है, और ये एक्सॉन रीजन जिससे हमें प्रोटीन बनानी है, जिससे हमें एमआरएनए बनाना है, जिसकी हमें प्रोटीन चाहिए। तो अब ध्यान देना, ये एक्सॉन है, मैंने इसको E1 रख दिया, ये एक्सॉन E2 मैंने लिख दिया, ये एक्सॉन E3 मैंने लिख दिया, ये एक्सॉन E4 लिख दिया, ऐसे समझने के लिए, ताकि अच्छे समझ सके। तो मुझे एक्सॉन चाहिए जिसको मैंने E1 E1 E2 E3 रख दिया, और इंट्रॉन को मैंने I1 I2 I3 नाम दे दिया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, भैया डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनाया, इसको HNRNA बोलेंगे कि नहीं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो डीएनए से HRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, अनुलेखन की प्रक्रिया चली। अब ये HRNA बन के आया, इसमें आपके 3 to 5, ये 3 to 5 रीजन होगा, 3 to 5 ये आपका टेम्पलेट है। इसी स्टैंड को हम पढ़ेंगे, और फाइनली हमको कोड वाला स्टैंड, ये जो मिलेगा कोड वाला स्टैंड होगा, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा टेम्पलेट वाला स्टैंड, ठीक। कोड वाला स्टैंड हमको जो मिला, ओके। अब जो कोड वाला आपका स्टैंड जो मिला कोडिंग वाला, उसमें हमने देखा ये भैया HNRNA है, ये सिंगल स्टैंड है, ऐसा ना समझना ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही है, ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही है, कहीं डबल स्टैंडर्ड समझ कर ना बैठना।
तो इसमें ये एक्जान रीजन है, हरा हरा जो पार्ट है ये एक्जान रीजन है, ठीक है। और जो रेड हिस्सा है ये इंट्रॉन रीजन है। डीएनए था, एमआरएनए में भी एक्जान इंट्रॉन होंगे, ठीक। अब इंट्रॉन को हमको नहीं चाहिए, यानी इंट्रॉन को काट के हमें निकालना है। तो किसी चीज़ को काटने के लिए स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब काटना, बायोलॉजी में किसी चीज़ को काटने के लिए स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम अब इस रीजन को क्या करेंगे, काट देंगे, स्प्लाइस कर देंगे, काट देंगे। तो प्रक्रिया कहलाई स्प्लाइसिंग, ठीक है। इंट्रॉन को हमने काटा, काट के निकाल दिया। अब इसके साथ बताएं 5 रीजन को हेड ना बोलो, कैप बोलो। 5 रीजन पे कैपिंग व थर्ड रीजन पे, थर्ड प्राइम पे टेलिंग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा 5 प्राइम पे कैप, देखो जो जीतेगा, अब 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो ज़्यादा क्या कौन सा 5 प्राइम। तो कैप किसे पहनाओगे आप, 5 वाले को। तो ज़्यादा आता है भैया उसी को पहनाओगे ना। याद करने का एक ट्रिक है कि जो ज़्यादा वाला है उसे ही कैप पहनाओगे आप। तो कैपिंग किस साइड होगी, 5 प्राइम की तरफ। ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। 5 प्राइम की तरफ कैपिंग करेंगे, उसे कैप पहनाएंगे। अच्छा, जो कैप पहनाने के लिए वो आप यूज करते हैं 7 मिथाइल ग्वानिलेट। 7 मिथाइल ग्वानिलेट, ये 3 फास्फेट ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। 3 फास्फेट ग्रुप से जुड़े हुए 7 मिथाइलेट होते हैं, नामक जटिल अणु होते हैं, जो आपका 5 प्राइम की तरफ जुड़ेगा, जो कैपिंग का कार्य करेगा। वहीं टेलिंग का कार्य करने के लिए कुछ असंकेतक न्यूक्लियोटाइड DAMP, डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, ठीक है। कुछ आपके डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल DAMP आपके टेल रीजन पे जोड़ते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कैपिंग होती है 7 मिथाइल ग्वानिलेट, और जो टेलिंग होती है वो DMP का होता है, DAMP का। टेलिंग और कैपिंग होने से फायदा क्या हुआ। अब भैया देखो, ये कोई स्टैंड था, कोई स्टैंड था। अब इसमें हमको चीज काटना है। अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये चांसेस है ये अपने स्थान से हट जाए। अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पर एक कोई स्टैंड बांध दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैपिंग कर दी, यहाँ पर टेलिंग कर दी। अब इसको मैंने यहाँ से बांध दिया। अब नीचे वाले स्टैंड को काटोगे ये अपने स्थान से हटेगा नहीं, इसीलिए कैपिंग और टेलिंग करते हैं ताकि इसे स्टेबिलिटी मिल जाए। स्टेबिलिटी मिलने के मतलब ये अपने स्थान से हटे नहीं, जहाँ पर है वहीं पर बने रहे। अब ताकि इसे हमें काटने में आसानी हो। तो पूछते हैं टेलिंग और कैपिंग क्यों की जाती है, ताकि जो आपका HNRNA है वो स्टेबली बना रहे, ताकि हमें स्प्लाइसिंग करने में आसानी हो। अब स्प्लाइसिंग करके हमने क्या किया, इंट्रॉन्स को हटा दिया। ये गैप जो है आपके इंट्रॉन है, इंट्रॉन को हटाने पर ये आपके गैप क्रिएट हुए। अब इसको हमने क्या किया, लाइगेज कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो ये स्टैंड बन के तैयार हुआ आपका mRNA का, ये एक्चुअल mRNA है, दैट इज मैसेंजर RNA। क्या कहेंगे, मैसेंजर RNA, यानी इसमें हमारा मैसेज होगा। अब ये मैसेज न्यूक्लियस में ही प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन ही आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा भैया, कोई रिएक्शन चल रही होगी, कोई रिएक्शन यानी कोई रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंजाइम आकर इस पर कवर करेगा। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत तेजी से बनेगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसके रेट को बढ़ाते हैं, कभी यूज नहीं होते एंजाइम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रिएक्टेंट को बहुत हाई स्पीड से प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो एंजाइम का काम पता है। तो यानी अब जो mRNA बना स्प्लाइसिंग से, वो प्रोटीन की सिंथेसिस, इससे हम प्रोटीन की सिंथेसिस करने जा रहे हैं, जो फाइनली आपका एंजाइम बनाएगा। एंजाइम ही आपके रिएक्टेंट से प्रोटीन बनाने में उसके रेट को इंक्रीज करेंगे। अब पता है प्रॉब्लम क्या होगी, अब प्रॉब्लम इसमें ये होगी, जो प्रोटीन बननी है वो एमिनो एसिड्स बनते हैं, ठीक। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं भैया, ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर अपन प्रोटीन बनाते हैं। अब जो ये mRNA होता है और प्रोटीन होता है, साइंटिस्टों ने देखा इसमें कोई रिलेशन ही नहीं। यानी अब तक हम कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा के धनाधन डीएनए से डीएनए या डीएनए से mRNA बनाते चले आ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड जो आसानी से बनती चली आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, साइंटिस्टों ने देखा कि भैया इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री का रोल ही नहीं है। यानी जो आपका प्रोटीन है बनना है mRNA से, इनके बीच कोई संबंध ही नहीं मिला। अब साइंटिस्ट हैरान कि प्रोटीन आखिर बने कैसे, mRNA और प्रोटीन में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। तब उसके बाद साइंटिस्टों ने सर्च की, पता चला कि हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है, और 20 एमिनो एसिड बनने हैं। जो हमको पता है टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं और 4 ये आपके समाचार हैं, 4 ही समाचार हैं और 20 एमिनो एसिड इन्हीं 4 समाचार से बनते हैं। तब साइंटिस्ट परेशान। तो एक मैथमेटिक वाला साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया कि भैया प्रोबेबिलिटी का रूल लगता है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है, संभावना का खेल यहाँ है सब। देखो 4 हैं, ठीक है, 4:4:4। अगर 4 हैं, अगर 4:4 करो कितना होगा 16। मतलब ये नाइट्रोजन बेस आपस में ही इन्वॉल्व होकर नाइट्रोजनस एमिनो एसिड बनाए। 4:4 करें अगर प्रोबेबिलिटी में देखें 4:4 तो 60। ये तो गलत होगा क्योंकि हम एमिनो एसिड 20 बन रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। यानी ये चारों एमिनो एसिड 4:4:4 में इन्वॉल्व होंगे। यानी 3 आपके नाइट्रोजन बेस, ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक एमिनो एसिड बनाते हैं। ऐसे ही 4 एमिनो एसिड जब मल्टीप्लाई होंगे 4:4:4 टोटल 64 एमिनो एसिड बन के तैयार होगा। ठीक है, अब टोटल 20 एमिनो एसिड है, तो जो 64 एमिनो एसिड बन के तैयार हुए उसमें कई कॉमन होंगे, ढेर सारे कॉमन एमिनो एसिड होंगे जो फाइनली आपके 20 ही एमिनो एसिड बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यानी ढेर सारे कोड ऐसे होंगे। अब पता है जो 4:4:4 यानी 3 नाइट्रोजन बेस जुड़कर 3 नाइट्रोजन बेस जैसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, एजीटी कॉन्सेप्ट आएगा नहीं भैया, ये यहाँ पर टी नहीं आएगा बल्कि यू है। क्यों? क्योंकि आरएनए है, तो एजीयू ये तीनों मिल गए, इससे बोल जाता है पता है कोडान बोलते हैं, एक कोडान बोलते हैं 3 नाइट्रोजन बेस को। तो इसी बेस पे होते हैं आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको थोड़ा जनरल नॉलेज दे दिया कि भैया कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनने हैं, कैसे कोडान्स बनते हैं, ठीक है, कैसे प्रोबेबिलिटी की रूल आई। एक जनरल चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक कोड बताएं, एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस कराएं, तो आप आसानी से सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री सुने रहोगे, हिस्ट्री आपको जानकारी होगी ना, तो ये अलग लेवल की उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है ना। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे अमीनो एसिड की प्रोटीन बनाने की कैसे उन्होंने सोच रखी, कैसे कैसे प्रोटीन बनाया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही सीखेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे एमआरएनए से हुई, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।